सब बहुत से किस्से हैं जब वो कुवैत से निकले तो क्या हुआ, इराकी फौज ने उनको रुकाया, दिन कैसे उन्होंने बताया कहाँ जाना है, ईरान में कैसे रुके, ईरान में से पाकिस्तान कैसे है, पाकिस्तान आने के बाद जो ये था म्यूजिक सिस्टम था वो गाड़ी का चोरी हो गया, बिकॉज वहाँ आदत होती थी कार ऐसे छोड़ के चले जाएगी, तो पाकिस्तान में एंटर हो चुके थे। कोंडवा से जो रेलवे स्टेशन है पुणे का, वो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है। उसके कोंडवा के आगे देखेंगे तो आप 10, 12, 13 किलोमीटर तक आबादी बढ़ गई, बड़े बड़े सोसाइटियां, बड़े बड़े रोड आ गए। वो कोंडवा के आप चारों तरफ देखेंगे ना सर्कल में, तो डेवलपमेंट हो गया। बट कोंडवा के अंदर जो डेवलपमेंट, वो जो बीच का हिस्सा है उसको वो कर दिया है। तो ये नाकामी हमारे जो वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस है, इनकी बहुत बड़ी नाकामी है। जब हम मीडिया के थ्रू उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे जाके लोगों को धमकाया जाता है। ये हालत है कोंडवा की। इस तरह की गुंडागर्दी है कि उसको बुलाया किसने, मीडिया वाले को किसने बुलाया। अब आजादी के पहले भी जो है हमारे फैमिली से लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। 10-10, 12-12, 15-15 दिन लाइट चले जाते हैं, 34-34, 33 घंटा लाइट नहीं होती है, पानी नहीं आता 8-10 दिन। अभी आज मैं विजिट करके आया हूँ 2 जगह पे, पानी नहीं आ रहा है वहाँ पे। ये वही लोग हैं जो कल को हमारे साथ हुआ करते थे। हम इनके घर की फर्शी तक चेंज किया है, इनके हमने घरों की ड्रेनेज भी चेंज किया है। आपको हमने लोगों के घर की फर्शी चेंज करने के लिए चुन के दिया था। काम हम इलेक्शन लड़े नहीं लड़े, जीते हारे, हम काम तो करने वाले हैं, काम हमने शुरू कर दिया। ठीक है, सबकी स्ट्रेटेजी हमारी अलग अलग है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आसिफ अलवेला उर्फ जैन दादा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है। हम बातें करेंगे उनसे जो है पूना शहर के राष्ट्रवादी के वाइस प्रेसिडेंट और मतलब शरद पवार गट के हमारे काशिफ सैयद साहब। तो आइए हम बात करेंगे काशिफ सैयद साहब। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं अच्छा। तो काशिफ सैयद साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ और आपका बिजनेस क्या है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। तो मैंने जो मेरी पढ़ाई जो है 10th स्टैंडर्ड जो है वो पूना के मौलदीना हाई स्कूल से मैंने कंप्लीट करी, जो कि शंकर शेठ रोड पे है। 12th जो है वो पूना कॉलेज से कंप्लीट किया और बीबीए भी मैंने पूना कॉलेज से करा। तो बीबीए इन फाइनेंस मैंने किया है और उसके बाद जो है खुद का बिजनेस मैंने शुरू किया। बिजनेस जो है वो काफी छोटे पैमाने से शुरू किया था। मैंने रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोल के मैंने अपना खुद का फर्म जो है, व्हेन आई वाज इन 12th आई स्टार्टेड माय ओन फर्म ग्लोबल रियल्टर्स। तो पढ़ाई करते करते 12th में था तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया, घर पे बैठ के शुरू किया था मैंने। उस वक्त न्यूज़पेपर पे एक मेरे दोस्त थे, अंकल जो है वो कुवैत में रहते थे, उनकी एक प्रॉपर्टी थी यहाँ पे बेचने के लिए। जस्ट वो दोस्ती यारी में उन्होंने मुझे बताया और वहां से शुरू किया और फिर धीरे धीरे वो बिजनेस काफी बड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन में आ गया। फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, जैसे कि सिंगल बिल्डिंग जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले हम जेवी में लेते थे, कुछ पार्टनर्स होते थे। फिर धीरे धीरे हमने हमारा खुद का लैंड परचेसिंग स्टार्ट किया। लैंड परचेस करके हम खुद ही कंस्ट्रक्शन करने लगे। फिर साथ ही साथ मैंने मेरा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस भी स्टार्ट किया, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग उसमें काम करते हैं। लाइक गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एडोबी, एप्पल, इन लोगों के लिए काम करते हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली काम होता है। वो बिजनेस स्टार्ट किया और फिर हमने उसका एक सेटअप किया। वो कंपनी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में से शुरू किया। उसके बाद और भी कंपनीज बनते गए। कंस्ट्रक्शन में काफी आगे हम लोग स्लोली अपने आप को हमने बड़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी उससे काफी सेट है। क्या तो सर, ये तो है आपका बिजनेस, आपका एजुकेशन। सर थोड़ा सा फैमिली के बारे में आप हमें जरूर बताइए। ओके, तो फैमिली के बारे में जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे फादर और भाइयों के बारे में बताता हूँ। तो मेरे फादर जो है वो पहले तो कुवैत में थे, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम इंजीनियर है। तो कुवैत में थे, फिर काफी लाइक 28-30 साल कुवैत में थे। फिर 92 के वॉर में वो वहां से इंडिया है, जब गल्फ वॉर हुआ था इराक और कुवैत का, तो वहां से वो कार चला के लेके आए थे। वो कार हमारे पास अभी भी है, कुवैत से ड्राइव करके लाए थे। ड्राइव करके लाए थे 31 डेज में, बिकॉज गल्फ वॉर था, सब बंद हो गया था, फ्लाइट एंड एवरीथिंग वाज क्लोज। अब कुछ था नहीं और जाना था, निकलना था। तो उनका बताना है कि वहां सब कुछ कचरा हो चुका, मतलब किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं थी, जिसकी जान बच जाए वो बस चला जाए। तो उस वक्त हम लोग तो छोटे छोटे थे, 92 की बात है। तो वो कार से जो है 31 डेज वो वाया इराक, ईरान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, पाकिस्तान होते हुए अपने हिंदुस्तान में आए थे और 31 डेज उनको लगा ट्रैवल वहां से यहाँ आने में। और उसमें काफी लंबी, अभी 31 डेज को मैं मतलब यहाँ पे बैठ के एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, जो हमारे साथ उन्होंने शेयर किया। और वो गाड़ी हमने अभी तक रखा हुआ है, कार जो है हमने वो अभी तक रखा हुआ है।
टोयोटा वो लेफ्ट हैंड ड्राइव थी, आज भी लेफ्ट हैंड ड्राइव है, वो हमने अभी तक रखा हुआ है। फिर जहाँ तक ताल्लुकात है भाइयों की, तो एक मेरे बड़े भाई है और एक छोटे भाई है। तो बड़े भाई है वो भी रियल एस्टेट में ही है। तो जैसे हम साउथ पुणे देखते हैं, वो वेस्ट पुणे देखते हैं जी, लाइक हिंजेवाड़ी बानेर वो वाले एरिया में उनका काम चलता है। और जो छोटे वाले भाई है वो प्रोफेशनली क्रिकेटर है, अपना पुणे वॉरियर्स के लिए भी थे, फिर राजस्थान रॉयल के डेवलपिंग कैंप में भी थे, फिर महाराष्ट्र रणजी के भी इसमें थे, क्या कहते हैं आप, अपना कैंप जो था कैंप में थे, एमपीएल लास्ट ईयर के एमपीएल में भी थे पुणे, इसमें पुनेरी बप्पा में। तो ही इज अ वेरी गुड फास्ट बॉलर एंड दैट्स इट अबाउट लाइक 3 sisters है, they are homemaker, mom is homemaker and my wife, she helps me in a business and now she's helping me in my marketing and advertisement company also and little bit in real estate also. By profession she is interior designer. सर मुझे तो एक बड़ी हैरत हो रही है और मैं समझता हूँ कि शायद दुनिया में किसी शख्स ने ये काम नहीं किया होगा कि नहीं मुझे मेरे बच्चों से मिलना है जाके 31 दिन 31 डेज कार चला के विदेश से इंडिया आना। सर मैंने ऐसा कभी नहीं सुना मैंने कि कोई बाइकार आया है। बाइकार आए थे और वो अकेला ही पूरा 31 डेज वो अकेले ड्राइव कर रहे थे, अकेले ड्राइव कर रहे थे। सो बहुत से किस्से हैं जो वो कुवैत से निकले तो क्या हुआ, इराकी फौज ने उनको रुकाया, देन कैसे उन्होंने बताया कहाँ जाना है, ईरान में कैसे रुके, ईरान में से पाकिस्तान कैसे, पाकिस्तान आने के बाद जो ये था म्यूजिक सिस्टम था वो गाड़ी का चोरी हो गया, बिकॉज वहाँ आदत होती थी कार ऐसे छोड़ के चले जाइए। तो पाकिस्तान में एंटर हो चुके थे वो हो गया, टायर घस गए थे रेत पे चल के। कमाल है वाकई, बड़ा यानी एक वो मतलब जज्बा था उनका, जज्बा था। हाँ, और ये कि नहीं यार मुझे जाना है मेरे बच्चों के पास जी, मेरी फैमिली के पास जी। और उस वक्त क्या हुआ करता था कि सिर्फ और सिर्फ रेडियो पे न्यूज ज्यादा सुनी जाती थी 92 में, क्योंकि टीवी भी नहीं होती थी। तो हम लोग रेडियो, बिकॉज हम उनके साथ कनेक्टेड भी नहीं थे क्योंकि फोन्स भी नहीं थे। मोस्टली फोन जो है 94-95 के बाद जो थे आए, मतलब ऐसा था कि एकाध कहीं फोन है तो फोन है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फोन नहीं चलता था। तो हम लोग रेडियो पे सुनते थे कि क्या हुआ, मतलब लाइक वी आर ब्लैंक कि क्या होने वाला है, मतलब कहाँ है, कहाँ पहुंचे, क्या है, क्या बात। एक बात मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपका बिजनेस है, आप बिल्डर हैं, आप सब कुछ करते, ये सोशल एक्टिविटीज करने का ख्याल जहन में कैसे आया? जी, तो मुझे याद है कि हम लोग, मैं जब 12th में था तो उस वक्त से ही था कि मतलब नहीं क्या, कुछ समाज के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए कुछ करना है। तो मेरा साड़ियों का भी बिजनेस था, कारोबार था, काफी फैक्ट्रीज वगैरह थी। तो बाद में हमने वो बंद कर दिया। तो मेरे घर पे काफी साड़ियां हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते थे, मैन्युफैक्चरर थे, हमारे खुद के पावर लूम्स वगैरह थे। तो एक रूम भर के साड़ियां थी हमारे। अच्छा। तो अम्मी जो है वो मतलब रमजान में और उसमें वो साड़ियां बोलती थी कि जाओ बांट के आ जाओ। तो हम लोग मस्जिदों के बाहर या लोगों के गरीबों के घर पे जाते थे और बांटते थे। तो वो एक तो मतलब फैमिली से आया ही था, वो फैमिली में था ही कि मतलब आप गरीबों की मदद करते चलो। आज अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप मेरे घर पे आएंगे तो आपको वही पुराने टेबल्स मिलेंगे, 90s के वही सोफे मिलेंगे। जो फैमिली थी कि ये नहीं कि आप बस कमाओ तो अपने ऊपर उड़ा दो, खत्म कर दो, सोशल चीजें करना ये भी आपकी जिम्मेदारी है, और कम से कम जितना होता है आप खर्च करो और लोगों में बांटो, लोगों की हेल्प करो। तो एक फैमिली से आया था और फिर ये साड़ियां जाते थे हम लोग बांटने के लिए। तो हमारे एक बिजनेस पार्टनर है और काफी करीबी दोस्त है, निहाल सिकालकर करके। तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे यार, कुछ मतलब ठीक है साड़ियां तो करते हैं, बाकी भी करते हैं, तो हम लोग कुछ तो करेंगे, मतलब एक सोशल। तो हमें याद है कि मैं उस वक्त 12th में था, तो हम लोगों ने मिलके कुछ पैसे इकट्ठे करे। तो आप हमारे जो पार्टनर है उनके पास अभी भी उसका हिसाब है उस दिन का कि हमने कितने पैसे इकट्ठे किए। तो कुछ 23,000 के 24,000 रुपए, 23,000 समथिंग चेंज जो है हमारे इकट्ठा हुए थे, वो भी पूरे ग्रुप के मिला, किसी ने 100 दिया था, किसी ने 200 दिया था। इस तरह से हमने वो पैसे इकट्ठा किए। और पैसे ज्यादा खर्च नहीं होना, तो हमारे एक जानने वाले थे, उनके पास टेम्पो था, प्यागो जो है ना 3 व्हीलर, वो था। तो मुझे चलाने आता था, मेरे पास लाइसेंस है 3 व्हीलर का भी। तो मैंने उनको बोला कि गाड़ी देंगे क्या आप हमको ऐसा, क्योंकि राशन के लिए अगर चाहते हैं तो फिर वहां पे उनका टेम्पो का किराया हो जाएगा। फिर वो टेम्पो लेके हम वो जहाँ पे बस्ती में बांटने जा रहे तो वहां पे हमारे 2-3 हजार रुपए ऐसे ही चले जाएंगे। तो उन्होंने दे दिया कि चला पैसे बचाने के लिए, क्योंकि हमने ऐसा जमा किया, इकट्ठा किया था पैसा। तो वो हम लोग, मैं खुद लेके गया, खुद राशन लाया, खुद उसकी पैकिंग हमने खुद ही करे दोस्तों ने बैठ के, और खुद जाके उसको चला के जाके बांट के आए। तो शुरुआत हमारी वहां से हुई। फिर हम आगे बढ़ते गए और मेडिकल फील्ड में हो गया, फिर एजुकेशन से रिलेटेड चीजें आई। तो हम धीरे धीरे वो कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ता गया। तो हमने उस वक्त फिर एक फाउंडेशन हमारा राम रहीम फ्रेंड सर्कल करके है, तो उसके प्रेसिडेंट फाउंडर जो है हमारे सलीम खान है वो, तो वो हम लोग के सीनियर हुआ करते थे, तो उन्होंने वो फॉर्म किया था, तो हम लोग उसके बैनर के अंडर करने लगे। फिर हमने हमारा एक खिदमत करके एक ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप पे अभी भी है ग्रुप वो। फिर उसके ताल्लुका से हम अपने जो भी सोशल काम थे हम आगे
ले लिए। फिर वो जो हमने वो छोटा सा शुरू किया था, जहाँ पे हमारे पास 23,000 समथिंग चेंज जमा हुए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया। वो नन्हा सा पौधा हमने जो लगाया था, दरख्त बन गया है, दरख्त बन गया, वो इतनों को छांव देने लगा क्या कि बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग 2200-2300 फैमिलीज को राशन प्रोवाइड करते हैं एवरी 2 मंथ्स में। एंड उनका मेडिकल एजुकेशन जितनी हो सकती है वो हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से जाती है। ये एक दो तीन साल तक किसी को पता भी नहीं था वाह, कि इतने लोगों तक ये लोगों पहुंचे हुए जाता है राशन। वो दबे हाथ आता था और हम लोग कर देते थे। और मतलब लगभग जब 1500 के आसपास भी किट होती थी, हम लोग खुद ही पैकिंग करते थे। अच्छा, हाँ, रमजान में तो ऐसा है कि सब जमा होते हैं, एक जगह पूरा राशन उतरता है, फिर वहां पे सब आते हैं रात में, जिसको जैसा टाइम है सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन कोई पैकिंग कर रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, अच्छा, बड़े बड़े बिजनेसमैन ना सब, मतलब लाइक पूना के जाने मानी शख्सियत जो है वो आके जमीन पे बैठ के और वो आटा जो है भरना, गेहूं भरना, वो बैठ के करते हैं। आईटी इंजीनियर्स जो आज हाई प्रोफाइल उस पर बैठे हुए हैं, मतलब हाई डेजिग्नेशन पे बैठे हुए हैं, तो हम लोगों ने वहां से किया और अल्लाह ने हमको नवाजा। तो जैसे कि उम्मीद फाउंडेशन है, तो उम्मीद फाउंडेशन के साथ कई फाउंडेशन जुड़े हुए हैं। अच्छा, उसके कई चेन से लोग मिलके लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा जो पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जितना होता है हम उनको पहुंचाते हैं। बड़ी बात, जिससे हमारा रब राजी हो, अल्लाह राजी हो हमसे। और इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है। आज दिखता है काशिफ सैयद है, बट इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है। ये बात तो हकीकत है, क्योंकि मतलब सर क्या है कि समंदर अकेला नहीं होता, कई नदियां उसमें जम होती है जब जाकर समंदर बहता है। ये एक चीज है। सैयद साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ और कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, आपका एक अपना फाउंडेशन है जिसमें कई फाउंडेशन ज्वाइंट है, तो इतना सब अच्छा काम करने के बाद आपको क्या जरूरत महसूस हुई कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, जबकि लोगों का मिजाज ये है कि पॉलिटिक्स बोले तो बड़ी गंदी चीज, तो आपको क्यों जरूरत महसूस हुई कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है? देखिए, सोशल काम तो हम कर ही रहे थे, ठीक है। अब पॉलिटिक्स से अगर आप देखेंगे तो हमारा रिश्ता काफी पुराना है। अब आजादी के पहले भी जो है हमारे फैमिली से लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया हुआ है। काफी लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं मेरी बात बताऊंगा आपको। तो बीच में कुछ, जैसे मेरे फादर सर्विसमैन थे, दादा मेरे पुलिस में थे, तो वहां से चेन टूटी। मेरे जो बड़े दादा थे वो राजनीति में काफी एक्टिव थे वो। अच्छा, ठीक है। तो बाद में मुझे पूना में जब मैं ये सब राशन वगैरह के काम कर रहा था, मेडिकल जो भी मेरे एनजीओ के अंडर में जो भी काम कर रहा था ना, तो एक शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई। तो शख्सियत से डिस्कशन हो रहा था कि मतलब ये मैं इतने राशन बांटता हूँ, हम लोग ऐसा काम करते हैं, वैसा काम करते हैं। तो उनका ये बोलना था कि अगर आप सिस्टम में आएंगे, आप पॉलिटिक्स के अंदर आएंगे, तो जो चीज अगर आप 2000 लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप वो चीज जो है आप 20,000 2 लाख लोगों के लिए कर सकते हैं। क्या बात। तो आप उसके अंदर अगर आप आ सकते हैं तो देखिए, आप अगर आप उसमें जगह बना सकते हैं, आपका ग्रुप काफी बड़ा है। फिर हम लोगों ने, हमारा ये डिसीजन मेरा अकेले का नहीं था डिसीजन कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा, क्योंकि मैं अपने काम में, अपने बिजनेस में काफी मसरूफ रहता था। तो हमारा ग्रुप जो है, हमारी मीटिंग हुई, तो हमारे ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कुछ 125 से 150 लोग हैं जो, और वो ग्रुप जो हमारा है वो हम सब एक ही जगह रहते हैं। अच्छा, 125-150 जो हम लोग वो लोग हैं हमारे ग्रुप के, वो एक ही जगह रहते हैं। जो हाँ, पुणे के अंदर एक इलाका है कोंडवा, कोंडवा, कौसरबाग, नाइबियम, मीठा नगर, सर्वे नंबर 42, नवजीश, सब मतलब कोंडवा में आसपास। और हम इतना, हमारा ग्रुप इतना अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रांग है कि अगर कोई अगर वो 125 को 124 करके बता दे, क्या बात, 125 से 150 होंगे हम, 125 से 124 नहीं होंगे। मैं यहाँ बेफिक्र बैठा हूँ, लोग किसी के पास कोई भी जाए कि इनको, मतलब बहुत लोगों ने कोशिशें करी, जब कोई अच्छा काम करता है तो लोग पैर खींचने वाले भी होते हैं, बहुत कोशिश की, लेकिन लोग नहीं कर पाए। तो आपने जैसे बोला कि वो पॉलिटिक्स एक गंदी चीज है, तो देखिए कोई भी चीज गंदी नहीं होती, ये सिर्फ लोगों का देखना और सोचना है कि गंदी चीज है। आप किस चीज को किस तरह कर रहे हैं। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में भी लोग चोरी करते हैं,
डॉक्टर्स इंजीनियर चोरी कर रहे हैं, बिल्डर चोरी कर रहा है, हर कोई चोरी कर रहा है। तो पॉलिटिक्स में भी आप देखेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते 100% पॉलिटिशियन चोर है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, उसमें अच्छे लोग भी हैं। बहुत सी शख्सियत आई है कि जो मतलब सिर्फ लोगों के समाज के लिए काम किया है उन्होंने, है। ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो पुणे का जो मुस्लिम बेल्ट है, खासकर मुस्लिम बेल्ट, मैं बिलोंग करता हूँ एक सेकुलर पार्टी से, मेरी सोच 100% सेकुलर है, ठीक है। मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे जो पूना की जो मुस्लिम आबादी है वो सबसे ज्यादा वहाँ पे रहती है, वहीं पे रहती है। तो हमारे ग्रुप ने, दोस्तों ने जब वहाँ के हालात देखे तो हालात बहुत खराब हो चुके हैं वहाँ पे, बद से बदतर हालात हो गए। इतने बड़े तबके को एजुकेशन से और मेडिकल से महरूम रखा गया है, खासकर एजुकेशन से महरूम रखा गया है। अगर आपको किसी की तरक्की कराना है, आपको उसको एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। ड्रग्स आम हो चुका है, माफियागिरी आम हो चुकी है, बच्चे जो है ट्रैक पे नहीं है वहां पे। तो वहां के जो पॉलिटिशियन है वो, उनका जो एक तरह से नाकामी जो है वो नाकाम हो गए, दिख के आते हैं, नाकाम हो गए वहां से। तो हम लोगों का बचपना गया वहां पे। लोग तो बाहर से आए, शायद एक आध उसमें कोई होगा जो वहां का होगा पॉलिटिशियन, लोग बाहर से आए, कोई 2012 में आया, कोई 2016 में आया, ऐसे लोग आए सिर्फ अपना वहां पे फायदा देखने की। एक मुस्लिम बेल्ट बना हुआ है, आप यहाँ पे चलो और अपनी पॉलिटिक्स यहाँ मुस्लिम के नाम पे जमा लो और अपना काम हो जाएगा। हमने भी उनको हेल्प किए थे। अच्छा, उस वक्त हाँ, हमारे जफर खान साहब हैं, वो दिन रात मेहनत किए थे। हमने भी थोड़ा बहुत उसमें हमारा भी कंट्रीब्यूशन था, जिस तरह से कर सकते थे लोगों को बोलना कि हाँ भाई चलिए आप इनको सपोर्ट करिए, जिताइए। उस पर वो खरे नहीं उतरे। ये भी हमारे जहन में था कि हमारे लोगों के साथ जो है वो गद्दारी हुई है। हाँ, धोखा मिला है, धोखा दिया गया। हमने सोचा था एजुकेशन आएगी, रास्ते बनेंगे, लाइट प्रोवाइड होगी, पानी आएगा, लेकिन पूरी तरह से 100% वो लोग फेल हो गए। लोगों का काम करने की बजाय वो लोग अपना खुद का काम करने लगे, ठीक है। तो वो देखते हुए हमारे ग्रुप ने, नहीं देखा जा रहा था, तो बोले यार आज हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह ने हमको सब चीजों से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज से है, एजुकेशन है, पढ़े लिखे हमारा ग्रुप है। मुझे नहीं लगता कि हमारे ग्रुप में कोई भी जो है वो मिनिमम 12 तो रहेगा ही। अच्छा, मैक्सिमम ग्रेजुएशन। डॉक्टर है, लॉयर, हाई कोर्ट के लॉयर है रशीदा सिद्दीकी करके, और अरफा सैयद करके लॉयर है, फिर डॉक्टर यूसुफ तड़वी है, डॉक्टर रिजवान है, निहाल सिकालगर करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, यासर अहमद करके वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, ये आईटी की जो सिक्योरिटी होती है वो आजकल एआई पे वगैरह पे काम होता है। अच्छा, तो मतलब इस तरह का हमारा ग्रुप है, काफी मतलब यानी फुल मतलब एजुकेशन वाला ग्रुप है। और वो ग्रुप जो है वो ग्रुप पूरा जो हमारा 100% ग्रुप कोंडवा का ही है। अच्छा, तो वो कोंडवा को जब बर्बाद हो रहे थे तो देख के उनको नहीं हो रहा था, नहीं बर्दाश्त नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर बोला कि चलिए, हम मीटिंग किया, फिर ये हुआ कि चलो किसी को हम अपने ग्रुप में से करते हैं, क्योंकि ये पूछ जो है हमको, हम अपना जो हमारी पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोशल लाइफ का क्या है? आज हमारी कौम जो है कहीं ना कहीं दबाई जा रही है, उनका ख्याल नहीं करा जा रहा है। सही। तो अगर हम इसके लिए खड़े नहीं होंगे तो अल्लाह के यहाँ पे हमारी कल पूछ होने वाली है कि मैंने तुम्हें सब चीजों से नवाजा था, तुम्हारे ग्रुप को भी नवाजा था, सही। तो तुमने करे क्या अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए? आप स्टैंड क्यों नहीं हुए? आप अपनी दुनिया में मस्त थे, घूम रहे फिर रहे, पैसे आ रहे, लोगों को बस देना है, दे दिए, बाकी क्या चीजें हो गया। तो ये हम लोग ने सोचते हुए फिर हमने सोचा कि चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं। अच्छा। तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया मैंने, वहां पे 1 साल था केजरीवाल साहब के साथ में। अच्छा। एक उनकी सोच अच्छी लगी। तो हम कहे कि चलो सोच के साथ हमारी और उनकी सोच मैच होगी।
तो वहाँ पे थे। फिर हमारे यहाँ से अभी एमएलए का इलेक्शन लड़े थे, जो मेरी पार्टी के एनसीपी के प्रेसिडेंट है पुणे शहर के, एक्स मेयर भी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से 3 से 4 बार के कॉर्पोरेटर है। हमारे यहाँ एक इलाका आता है वानोड़ी, वहाँ से। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप इतने अच्छा काम करते हैं, ये है आप कि एक सेकुलर सोच है और हमारी पार्टी में सेकुलर सोच वालों का वेलकम है, आप आइए यहाँ पे। तो कई मीटिंग्स हुई, हमारी बातचीत हुई, उनका मिजाज मुझे पसंद आया, उनका काम करने का तरीका मुझे पसंद आया। मुझे कभी लगा ही नहीं आज तक कि वो एक सीनियर इतने प्रेसिडेंट एक्स मेयर है, आज भी बैठेंगे तो हंसी मजाक करते हैं। मतलब मैं आपको अभी भी अगर फोन लगा तो आपके सामने तो फोन उठाएंगे। क्या बात, मतलब इतना बिजी रह के भी तो एक लगा कि ये आदमी वो भी कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए, लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि चलो इनके साथ जुड़ते हैं, सेकुलर सोच के नेता है, थोड़ी हमने और मालूमात भी करा, तो फिर उनके साथ में ज्वाइन हो गए हम और अपना काम शुरू कर दिया। तो एज पहले मैंने जब पार्टी ज्वाइन किया था तो मैं जनरल सेक्रेटरी था पुणे शहर का। अच्छा। तो हमारे काम की रफ्तार को और जोर मिला जब हम एनसीपी ज्वाइन किए, तो हमारे साथ और लोग जुड़े और हमारे काम को रफ्तार मिली। फिर काम को रफ्तार मिलने से ऑब्वियसली पार्टी के पास सब रिपोर्ट जाती है, ठीक है। और हमारे जैसे माननीय सुप्रिया सुले, माननीय शरद पवार साहब, ये लोग बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। और वही चीज आपको माननीय प्रशांत जगताप साहब में भी मिलेगी, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं ये लोग। तो खबर लोगों तक जाने लगी कि हाँ भाई ये लड़का अच्छा काम कर रहा है। तो एक बार जस्ट हम एक एमएनएस के कार्यकर्ता थे रोहन गायकवाड़ करके, तो उनको हमने यहाँ पे, वो हमारी पार्टी में आना चाहते थे, तो उनका जब हम प्रवेश कराने गए तो सरप्राइजिंगली वहां पे पता चला कि मुझे प्रमोट किया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पुणे सिटी। पावर के साथ, ताकत के साथ पे प्रमोट किया। अभी हम क्या कर पा रहे थे कि किसी की फीस भर दे रहे हैं, किसी को किताबें दे रहे हैं, किसी स्कूल में कुछ जरूरत है वो जरूरत पूरी कर दे रहे हैं, मेडिकल में भी वही कर पा रहे थे, कुछ स्कीम्स वगैरह कॉर्पोरेशन की वो दिला पा रहे हैं, या कहीं फीस माफ करा पा रहे थे, वही करा पा रहे। अब हमने जब शुरू किया कोंडवा के अंदर काम, तो हम रोड पे भी करने लगे। फिर हमको जो सामने जो पॉलिटिशियन, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों से कैसे काम कराना है, क्योंकि अब हम अपोजिशन में आ गए ना, अपोजिशन में आ गए और काम भी करवाना है। तो क्या हो गया था, हमारे यहाँ पे कोंडवा में ना अपोजिशन नहीं थी, पार्टियां थे, हर पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जितनी भी स्टेट पार्टीज है, लोकल पार्टीज है, सब थे, अपोजिशन नहीं था। मोनोपोली बना के रखा था उन्होंने। अच्छा। किसी को आवाज नहीं उठाई, तानाशाही। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि मेजर कॉर्पोरेटर जो है वो अजीत पवार साहब के गट के है, स्टेट में उनकी गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन में वो, सेंट्रल में वो, तो उनकी सोच वो फॉलो करते हैं मोदी साहब की जो पॉलिसी है, तो वही तानाशाही वाली पॉलिसी ऊपर से नीचे तक चली आ रही थी। तो हमने फिर उसके खिलाफ आवाज उठाना स्टार्ट करा। हमने आवाज उठाई, उनको बताया कि आपने काम नहीं किया है यहाँ पे, आप यहाँ के हालात देखो, आप निकलो, आपके एसी के जो कमरे हैं ना उसके बाहर निकलो, एसी की गाड़ियों से बाहर आओ और ये गली गुच्छे में घूमो, आप झोपड़ी में घूमो, तो आपको पता चलेगा कि हालात यहाँ पे क्या है। आपने ना एजुकेशन पे काम किया, ना मेडिकल पे काम किया, बस उस पे इस तरह से आपके 7 साल निकल गए। तो सही साहब, बात यह है कि पूना शहर में बहुत सारे मुस्लिम इलाके हैं, बड़े बड़े मुस्लिम इलाके हैं, तो बड़े बड़े वार्ड हैं, आपने कोंडवा को ही क्यों मतलब चुना? देखिए, अभी सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कोंडवा में ही काम कर रहा हूँ और सिर्फ मुस्लिम इलाके में ही काम कर रहा हूँ। जिस तरह से मुझे शहर की जो जिम्मेदारी दी गई है, तो पूरे शहर में काम कर रहा हूँ। लेकिन जो कोंडवा इलाका है, अब कोंडवा इलाके में जो हमारा वहां पे बचपना गया, ठीक है, हम जब कोंडवा गांव था छोटा, हम जब रोड्स नहीं थे वहां पे, हम तब से कोंडवा को देख रहे हैं, ठीक है। और पिछले 7 सालों में हमको लगा कि कोंडवा के साथ जो है वो धोखा हुआ है, धोखा दिया गया है कोंडवा को। तो हमारा ये था कि चले हम कोंडवा से एक शुरुआत क्यों ना करते हैं। आपको जब
वो कहते हैं ना कि आप अपना कोई भी काम जब शुरू करते हो तो अपने घर से शुरू करो, सवाल ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शुरू करो, सही। फिर आप उसको बाजार में लेके जाओ। तो हमने हमारी गली से स्टार्ट किया और हमने पहला काम भी वहीं से शुरू किया जहाँ पे हम बचपन में क्रिकेट खेला करते थे। अच्छा। हम जब दोस्त वहां पे जमा होते थे, वहां पे फैजान मदीना करके एक मस्जिद है, सन न्यू ग्रेस स्कूल है, वहां पे हम लोग बचपन में, हमारे दोस्त हैं दानिश कुड़िया करके, अत्तर शेख हैं, वो लोग वहां रहते थे। दानिश कुड़िया के फादर जो थे वो बिल्डर थे, कंस्ट्रक्शन थे उस जमाने में। मैं आपको 90s की बात बता रहा हूँ, 90s में बिल्डर हुआ करते। तो वो मुझे लगता है कि कोंडवा के अंदर गिने चुने बिल्डर थे, उसमें वही बड़े बिल्डरों में गिने जाते थे। तो काफी जगह थी उनकी, तो हम लोग वहीं पे क्रिकेट खेलते थे। और अल्लाह ने हमको शुरुआत भी हमारी काम की वहीं से करवाया, उसी गली से कराया कि हाँ हम बचपन में खेलते थे। तो हमने कहा कि हम चलो अपने एरिया से पहले शुरू करते हैं। पहले जब हम आगे बढ़े, काम करना शुरू करें, और फिर धीरे धीरे हमने अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। लोग जानने लगे कि हाँ चलिए अब रोड, पानी और कचरे पे भी, बाकी की चीजों पे भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा कोंडवा को आप जब देखेंगे पूरे पूना के अंदर, तो वो काफी पिछड़ा हुआ इलाका नजर आता है। यकीन मानो ये बात इतनी दुरुस्त है सर। मैं आपको बताऊं, मैं मतलब कोंडवा भी मैं मतलब आया हूँ, कई दफे आया हूँ, मतलब भाई के साथ ही आया हूँ। मैंने देखा है कि जो इधर का जो पूना है कोंडवा से हट के, वो एक डिफरेंट लगता है। और ये ऐसा लगता है ये बीच में से कैंची मारी गई है यहाँ से। सर ऐसा महसूस होता है कि बड़ा एक दूर दराज का एक कोई गांव है, मतलब जो मतलब पूना से हटके ऐसे लगता है। वही ना, आप देखेंगे तो कोंडवा से जो रेलवे स्टेशन है पुणे का, वो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास है। उसके कोंडवा के आगे देखेंगे तो आप 10, 12, 13 किलोमीटर तक आबादी बढ़ गई है। बड़े बड़े सोसाइटियां, बड़े बड़े रोड आ गए हैं। वो कोंडवा के आप चारों तरफ देखेंगे ना सर्कल में, तो डेवलपमेंट हो गया। बट कोंडवा के अंदर जो डेवलपमेंट है, वो जो बीच का हिस्सा है उसको वो कर दिया है। तो ये नाकामी हमारे जो वहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियंस है, इनकी बहुत बड़ी नाकामी है। उन्होंने ख्याल नहीं करा। उन्होंने बेसिक, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एजुकेशन, मेडिकल और वो सब चीजों की तो बाद में बात रखिए, बेसिक जो नेसेसिटीज है, डे बाय डे, एवरी डे की जो नेसेसिटीज है, वो वहां पे अवेलेबल नहीं है। 10-10, 12-12, 15-15 दिन लाइट चले जाते हैं, 34-34, 33 घंटा लाइट नहीं होती है, पानी नहीं आता 8-8, 10-10 दिन। अभी आज मैं विजिट करके आया हूँ 2 जगह पे, पानी नहीं आ रहा है वहां पे, गंदा पानी आता है। ये इस तरह से उसको मतलब बस एक वोट बैंक बनाया गया और पता नहीं क्या काम हुआ, क्या टेंडर निकाले, क्या काम किया, कुछ भी काम नहीं है। आप कभी आप जाओगे तो आपको लगेगा कि मतलब पूना से हटके कोई अलग दुनिया में आ गया। और लोगों के सिर्फ इतने ही वो है कि मेट्रो आ रही है। अच्छा, इलेक्शन का मुद्दा आपको बताता हूँ। जो 2017 में जब कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हो गया था, तो हमारी कौम को जो गुमराह किस तरह से किया गया, किस तरह से बेवकूफ बनाया गया। हज हाउस के लिए एक जगह दिखाई गई, अच्छा हज हाउस आने वाला है, ठीक है। तब एक साथ हुआ करती थी पार्टी जो है, और अपना अजीत पवार साहब जो है उसका रिबन भी काटने आ गए कि पूना के अंदर हज हाउस आ गया। अच्छा, रिबन भी कट गया है, इनॉग्रेशन हो गया है बस इलेक्शन के कुछ महीने पहले। अब लोग खुश कि लोग आए हैं भाई, इलेक्शन से पहले ही जो है इन्होंने तो इनॉग्रेशन भी कर दिया, हज हाउस भी ला दिया, सब कर दिया। तो ये तो अपना तो कोंडवा अब तो एकदम मतलब सिंगापुर बन जाएगा, सिंघाई बन जाएगा। तो ये इन्होंने तो धारावी की हाल कर दिया उसको, इस तरह से नोचा गया कोंडवा को। तो लोगों ने देखा कि चलिए लोग लाए हैं, तो लोगों ने वोट किया, बम्पर वोटों से जिताया, लेकिन नाकाम साबित हुए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको हकीकत जानना है आप चलते जाइए कोंडवा की गलियों में और पूछते जाइए और देखते जाइए, पूछने की भी जरूरत नहीं है। जबान झूठ बोल सकती है, आंखें तो झूठ नहीं बोलेगी ना। आप अपनी आंखों से देख लीजिए जाके, आपको सब समझ में आ जाएगा कि वहाँ के हालात क्या है। तो हमारी कौम, हमारे लोग, हम जो गलियों में खेले कूदे बड़े हुए, उसको कोई आके लूट रहा है और उसका तमाशा बना रहा है और हम चुपचाप बैठे रहे, ये नहीं होने वाला है। हम है, हमारे साथ में हमारी पूरी टीम है, हम पूरी ताकत के साथ कोंडवा के लिए, हम कोंडवा से शुरुआत कर रहे हैं और कोंडवा के लिए हम लड़ने वाले हैं। कोंडवा को इंसाफ दिला के रहेंगे, उसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। क्या बात है, सही है साहब। हमने सुना है कि आप अभी महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं, कुछ महीनों में होंगे, तो ऐसा हमने सुना है कि आप भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं, और लड़ेंगे तो
कौन सी पार्टी से आप लड़ेंगे? पहली बात तो ये है कि आपने जो सुना है कि इलेक्शन लड़ने वाला हूं मैं, ठीक है, ये मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। अच्छा। हाँ, आप कहीं पे भी मुझे बता दें कि मैंने कहा है मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। अच्छा, ठीक है, मेरे प्रेसिडेंट ने बोला होगा, हमारी पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला होगा कि लड़ेंगे, टिकट देंगे। कुछ अपोजिशन जो है, जो हमारे अदर पार्टीज के है, उन्होंने एक ट्रेंड चलाया इन दिनों में। अच्छा। भावी नगर सेवक मेरे वीडियो फोटो डाल के अच्छा, उन्होंने चलाया भावी नगर सेवक। एक वो बनाया गया ट्रोल ऑफ कोंडवा करके एक अकाउंट, वहां पे चलाया गया भावी नगर सेवक काशिफ सैयद। तो हमारे आने से इतनी दहशत फैल गई कि उन्होंने वहीं से पहले तो भावी नगर सेवक तो ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया, मेरे बोलने से पहले एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि भावी नगर सेवक एक्सेप्ट कर लिया। क्या कमाल है। ठीक है, तो देखिए इलेक्शन लड़ने का जहां तक सवाल है, पार्टी टिकट किसको देती है? पार्टी हमको बोलती है कि आपके ग्रुप से किसी को लड़ाओ या आप लड़ो, तो उसके बाद ये डिसीजन क्या है? मेरा अकेले का डिसीजन नहीं कि मैं बोलूंगा मैं जा रहा हूँ और लड़ रहा हूँ। ये हमारा ग्रुप जो है, हमारे ग्रुप में हर चीजें डिस्कस होती है, तय करेगा ग्रुप, तय करेगा। आज मैं लीड कर रहा हूँ, अगर वो जो मेरा जो अभी ये टेन्योर है, जो मैं काम कर रहा हूँ अपोजिशन में बैठ के, वो मैं वहां पे खरा उतरा हूँ या नहीं उतरा हूँ जी, वहां पे मेरे मार्क्स क्या है, मैं फेल हो गया हूँ कि पास हुआ हूँ, जो हमारी स्ट्रेटेजी थी हमारे ग्रुप की, वो स्ट्रेटेजी के तहत मैंने काम किया कि नहीं किया, वो चीजों को देखा जाएगा। उसके बाद वो डिसाइड होगा कि ये कौन लड़ने वाला, क्या लड़ने वाला, ये सब आने वाले दिनों की बात है। इलेक्शन कब होगा कब नहीं होगा, कोई बोल रहा है 3 महीने में होगा, कोई बोलता है 6 महीने में होगा, कोई बोलता 2 साल तक नहीं होगा। तो हम क्या 2 साल और 5 साल तक इसी तरह अपने लोगों को इस तरह से हम बिना पानी का और इसका छोड़ देने वाले हैं, बिना लाइट पानी का? तो हम आवाज उठा रहे हैं, हम चलते जाएंगे, करते रहेंगे। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन लड़ेगा, क्या लड़ेगा। जो भी लड़ेगा वो पार्टी टिकट देगी, उसको लड़ेंगे, पार्टी डिसाइड करेगी। आपने जैसे बोला कि किसके सामने लड़ेंगे, तो देखिए हमारी लड़ाई जो है, हमारी लड़ाई किसी एक इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई सोच की लड़ाई है। जो ये गलत ताकतें हैं, वो ताकतों के अगेंस्ट में हमारी लड़ाई है। हम लड़ने के लिए तैयार है, गलत ताकतों से लड़ने के लिए तैयार है, फिर वो कोई भी हो। हम ऐसा चूज करके नहीं चल रहे कि हम इसके अगेंस्ट लड़ेंगे, इसके अगेंस्ट लड़ेंगे। हम जो भी गलत है, गलत ताकतें हैं, उसको हम रोकेंगे और उसके अगेंस्ट में अगर कल को हमको बोला जाता है लड़ने के लिए, तो हम उसके अगेंस्ट में लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। क्योंकि कुछ इसमें ये भी अफवाह उड़ाई गई कि वो बाहर के है, यहाँ कोंडवा के नहीं है, और वो बातें भी कौन कर रहा है? जो 5-10 साल से अभी कोंडवा में रह रहे हैं, जो खुद बाहर से आए। हाँ, अच्छा, खुद बाहर से जो आए 10-12 साल से रह रहे हैं कोंडवा से। देखिए बाहर से जो आए हैं, कोंडवा की जो 80% आबादी आप पकड़ लीजिए, 75% आबादी पकड़ लीजिए, वो बाहर से ही आई हुई है। अच्छा, किसी भी सिटी का, किसी भी जगह का डेवलपमेंट तभी होता है जब एक तो एजुकेशन होती है। एजुकेशन आने से क्या होता है कि इंस्टीट्यूट्स आते हैं, तो वहां पे पढ़ने के लिए लोग बाहर से आते हैं। वहां से फिर जो भी कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना, वो सिटीज जब सिलेक्ट करते हैं, वो सिटीज को कैसा सिलेक्ट करते हैं कि उस सिटी में एजुकेशन कितनी है, एजुकेशन का लेवल, उनका रेशियो कितना है, लिटरेसी रेशियो कितना है, उसके बाद वो सिटी सिलेक्ट करती है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको इसका डेवलपमेंट की जो बात बता रहा हूँ, तो पूना को ऐसे एजुकेशनल हब माना जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। तो आईटी कंपनीज ने सिलेक्ट किया, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उन्होंने सिलेक्ट किया। आईटी कंपनी पूना बहुत छोटा सा हुआ करता था, आप लूना नगर के आसपास खत्म हो जाता था, काफी छोटा था। इन देखेंगे तो आप एक 20 सालों में काफी चारों तरफ से फैल गया, पुणे बहुत फैल गया, जस्ट बिकॉज एजुकेशन था यहाँ पे। एजुकेशन आने से जो है कंपनीज आते तो जॉब आते हैं तो लोग आते हैं तो लोग बढ़ते हैं। तो उस तरह से पूना के अंदर आबादी बढ़ी, साथ ही साथ कोंडवा में भी आबादी बढ़ी। कोंडवा में हर तबके के लोग रहते हैं, इंजीनियर्स भी रहते हैं, लेबर क्लास भी रहता है। लेबर क्लास का तबका थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, जब कंपनी आती है तो सिर्फ इंजीनियर्स का ही रिक्वायरमेंट नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, लेबर को होता है, हर जगह जो है वो आपको जो है वो मतलब जॉब्स वैकेंसीज मिलेंगी। तो वहां से वो डेवलप हुआ, कोंडवा में लोग बढ़े, आगे बढ़ते गए। ठीक है, दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि एक राइट होती है एज ए इंडियन एक राइट होती है, कोई भी कहीं से भी इलेक्शन लड़ सकता है।
ठीक है, एक कॉर्पोरेशन की हद होती है, एमएलए इलेक्शन की एक हद होती है, एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन की एक हद होती है। और वो लोग बोल रहे हैं कि जिनका लीडर, जिनका सुप्रीमो रहते हैं गुजरात में, अच्छा, और लड़ते हैं इलेक्शन बनारस से, वाराणसी से। हाँ, कहां से लड़ते हैं? बनारस से जाके इलेक्शन लड़ते हैं और जीत के भी आते हैं। जो उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उस बच्चे से पूछ रहे हैं जो कोंडवा की गलियों में खेला कूदा है, वहां पे बड़ा हुआ है, जो कोंडवा के बारे में सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? हमने तो आपको पहले हेल्प किए थे, हमने आपको मदद किए थे, आपने काम नहीं किया, बेसिक चीजें नहीं किया, बाकी तो छोड़िए। प्राइवेटाइजेशन हो गया, स्कूल्स के, हॉस्पिटल्स के प्राइवेटाइजेशन हो गए, लूटा जा रहा है, गरीब परेशान है। जो अगर एक आध हॉस्पिटल्स खुले भी है तो वहां पे कुछ है ही नहीं, सहूलियत ही नहीं है। इंसान क्या करेगा? गरीब कहाँ जाएगा? वहां से उसको इधर ससुर आना पड़ता है, ससुर आने के बाद वहां पे भी कुछ सही से इलाज हो नहीं रहा है, परेशान है हर कोई। थोड़ी आज आप नॉर्मल उसके लिए चले जाइए आप हॉस्पिटल में, आपके हाथ में 5-10 हजार। आप हमारे यहाँ कोंडवा में तो छोटे छोटे हॉस्पिटल है, आप थोड़ा सा नीचे उतर जाएंगे, कोई भी हॉस्पिटल में सिर्फ एंटर होने के चार्जेस लग जाएंगे आपके ऊपर, 10-20 हजार रुपए की बिल आपके हाथ में दे दी जाएगी। वो मजदूर कहाँ से लाएगा? कहाँ से भरेगा पैसे? स्कूल्स के वही हाल है, काम ही नहीं हुआ है। ये तो बहुत आगे चला गया। मैं आपको बता रहा हूँ, एजुकेशन के बारे में तो सोचने ही नहीं दिया गया वहां के लोगों को। आप रोड की हालत देख लो, आप इलेक्ट्रिसिटी की हालत देख लो, आप कचरे की हालत देख लो, ड्रेनेज सिस्टम की हालत देख लो। पूरे का पूरा अंदर ड्रेनेज खराब हुआ पड़ा है, जो पीने का पानी है उसके अंदर ड्रेनेज का पानी मिक्स होके आ रहा है वहां तक भी। और ये एक जगह नहीं, कोंडवा में कई जगहों पे है। तो आपको क्या लगता है कि हमने आगे खड़े होना चाहिए कि नहीं खड़े होना चाहिए? होना चाहिए। ऐसी गलत ताकतों को हमने रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? रोकना चाहिए सर, बिल्कुल। वही हमने फिर डिसीजन लिया, देखा, हमने सर्वे किया। ये हमने ऐसे नहीं कि नींद में से उठे आए और पॉलिटिक्स में उतर गए। अच्छा, मैं अकेला पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं हूँ तो उम्मीद फाउंडेशन, पूरा का पूरा उम्मीद फाउंडेशन है। 125 लोग पूरे, 125 लोग पूरे हैं, और जो 125 के साथ में जो कनेक्टेड है, हाँ, वो भी है। और एक ही नियत, एक ही मकसद से आए कि हमको कोंडवा को बदलना है, किसी भी हालत में बदलना है। क्या बात, ठीक है। मैंने अभी कुछ दिन पहले अनशन लिया था, ठीक है। वो अनशन में हमने रोड डिपार्टमेंट को 1 महीने का टाइम भी दिया कि आप रोड को रिपेयर करो। एटलीस्ट वो गड्ढे में गिर जा रहे लोग, प्रेग्नेंट औरतें जो है वो अगर गड्ढा देख रहे तो उनको उनके हस्बैंड्स गाड़ी में से उतार रहे हैं, फिर वो क्रॉस करते, फिर बैठते, ऐसे करते करते बोले 45 मिनट तो हमारे कोंडवा से बाहर निकलने का लगता है, अच्छे रोड पे आने के लिए लगता है। यह हालात है। अच्छा, गुंडागर्दी तो ऐसे देखो आप कि हम जहां जाते हैं लोगों की प्रॉब्लम सुनने, उनकी प्रॉब्लम को हम शासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मीडिया के थ्रू ही पहुंचाएंगे। आज सबसे जो इजी वे है वो मीडिया है, मीडिया के थ्रू ही पहुंचाएंगे ना जी सर। जब हम वो मीडिया के थ्रू उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वहां पे जाके लोगों को धमकाया जाता है। ये हालत है कोंडवा की। इस तरह की गुंडागर्दी है कि उसको बुलाया किसने? मीडिया वाले को किसने बुलाया? आप एक तो काम नहीं करोगे, कोई काम करने जा रहा है तो आप इस तरह से दादागिरी करोगे, तो ये गलत है ना। ट्रोल्स ऑफ कोंडवा में अभी वो वीडियो निकाल दिया गया, उसके अंदर लिटरली जिस दिन हमने राशन बांटा था ना, मुझे लगता है कि 2-2.5 हजार लेडीज होंगी, उसके ऊपर उन लोगों ने गालियां डाला था, उस पर गालियां डाला था। किसी ने उस पर शायद कमेंट करवा के डिलीट करवाया। अच्छा, तो ये जहनियत के हो गए वहां पे लोग। अब ये मैं ये नहीं बोलूंगा, जरूरी है कि कोई ना कोई उसी साइड से होगा, किसने बनाया है वो नहीं पता, मैं ये किसी का नाम नहीं लूंगा, बट जहनियत क्या है वहां के लोगों ने सोचना चाहिए कि उनको डिसीजन लेना है, सही से लेना है, अपने पर्सनल रिलेशन पे नहीं जाना है। नहीं, सही कि आसिफ भाई तो मैं जानता हूँ, आसिफ भाई जो है वो नेता के बहुत खास है, आसिफ भाई ने बोल दिया तो आसिफ भाई का काम हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है, नहीं होता। और ये भी बहुत क्लियर है, हम किसी का पर्सनल काम करने के लिए नहीं आ रहे कोंडवा में, लोगों के सिर्फ पर्सनल काम हुए। अभी एक साहब ने कुछ दिन पहले एक लाइव लेके मीडिया पे डाला था कि जो नाम नहीं लिया था मेरा, लेकिन बताया था कि जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं हंस रहे हैं, वो जो है उसमें से वे वही लोग हैं जो कल को हमारे साथ हुआ करते थे। हम इनके घर की फर्शी तक चेंज किया है, इनके हमने घरों की ड्रेनेज भी चेंज किया है। आपको हमने लोगों के घर की फर्शी चेंज करने के लिए चुन के दिया था? बताइए, आप अगर मुझे जिता के लाते हैं या किसी XYZ को, तो उसका काम क्या आपके घर की फर्शी चेंज करने का है? नहीं। क्या आपके घर का नल और ड्रेनेज चेंज करने का है? आपको काम किस पे करना है? आवाम के लिए काम करना है। तो आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? पर्सनल रिलेशन में आप जो है किसी को आप बहुत आगे कर रहे हो और किसी को बर्बाद कर रहे हो।
जो आपके साथ मिल ले रहा है। अब देखिए एक वोटर है, इतनी बड़ी आबादी है, अब कॉर्पोरेशन ही देखेंगे तो आप मुझे लगता है कि 90,000 1 लाख के आसपास का वोटर्स आएंगे वहां पे। तो इतनी बड़ी आबादी में जो है, अगर आप ये बोलेंगे कि उसमें से चुने 10 लोग और 20 लोग का ही मैं काम करूंगा तो नहीं होने वाला है ना। काम भी क्या कर रहे हैं आप, उनका पर्सनल कर रहे हैं दुरुस्त। तो आपको जो है वहां पे लोगों तक हर किसी को वो सहूलियत पहुंचानी है। आपको हर किसी को एक नजरिए से देखना चाहिए। आप वहां पे आप डिफर नहीं कर सकते हो कि ये मेरे पास वाला है, ये मेरे दूर वाला है, या ये हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, ये भी नहीं कर सकते। आपके लिए हर एक इंसान वहां पे बराबर है। जो आपके एरिया में आपके वार्ड में रह रहा है, ये वाला मेरे से बात करता है तो ये मौलाना मेरे पास आते हैं तो ये अच्छे है, वो वाले अच्छे नहीं है। मौलाना तो मौलाना है, वो कोई भी हो, वो दिल्ली से आया बोले वो यहाँ से आया हुआ है, वो यूपी से आया, वो बिहार से आया, मौलाना तो मौलाना है, आलिम तो आलिम है, वो दुबई से आए, लंदन से आए, कलकत्ता से आए, रुतबा तो एक ही, रुतबा तो उनका एक ही है। एक ही। काशिफ सैयद साहब एक बात बताइए, आपकी पीड़ा, आपका दुख पब्लिक की तय बहुत ज्यादा मतलब दिख रहा है, आप काम भी कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि खास तौर से जब आपको कोंडवा की पब्लिक का इतना दुख है तो कोंडवा की पब्लिक कितनी है आपके साथ? देखिए इसका जवाब जो है आपको खुद भी मिल सकता है। आप कोंडवा के अंदर जाइए और लोगों से पूछिए तो आपको लोग बताएंगे कि हम, ऐसा लग रहा है कि कोई आया है हमारे लिए, जो हमने इतने सालों से बर्दाश्त किया है वो शायद अभी हमें लगता है कि नहीं करना पड़ेगा। वो उन्होंने देख लिया कि जो बंदा जो है, ठीक है, अगेन मैं वहां पे अकेला आपको एक पिक्चर दिख रहा हूँ कि काशिफ सैयद है, अगेन मैं इसका क्रेडिट आपको पूरा ग्रुप को दूंगा, ठीक है। अब वो उनको एक फेस दिख रहा है कि काशिफ सैयद है, ठीक है, तो बिना किसी पावर में आए हुए, बिना कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल पद पे बैठे हुए भी काम करवाना कैसे है वो हमको पता है, वो हमने करके दिखाया है। हमारी आवाज जब यहाँ गलियों से उठती तो विधानसभा में आती है। क्या बात? विधानसभा में आती है। हमारे आमदार साहब जो माननीय चेतन तुपे साहब है, वहां तक पहुंचती है और उनको जो भी समझ में आता है वो बजट भी पास कराते हैं मुख्यमंत्री के पास से। तो जिस तरह से आवाज जो उठाना था वो उठी नहीं, दबा के रखी गई। मैंने आपको बताया कि तानाशाही के थ्रू जो है वो दबा के रखी गई। तो आप पब्लिक कितना चाहती है वो आप वहां की गलियों में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पब्लिक कितनी मोहब्बत करती है, कितना चाहती है। उनको वो बोलते हैं कि हमको रहनुमा चाहिए ऐसा जो आए हमारे लिए खड़ा हो, हमारे जो बेसिक चीजें। देखिए आपसे वो ये तो नहीं बोल रहे कि हमको करोड़ बना दो, करोड़पति बना दो, बंगले बना दो, रोड बनाओ, पानी चाहिए, लाइट चाहिए, वो उनकी राइट्स है, वो हक है उनका, उनका हक है, वो सही, उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा है, उससे महरूम रख रहे हैं। काशिफ सैयद साहब एक चीज मेरे समझ में नहीं आ रही है कि अगर आप समझ के चलिए कि आपको कोंडवा की आवाम का भरपूर प्यार मिला जी, साथ मिल गया, आप चुनकर भी आ गए, तो आप क्या करेंगे उनके लिए? ओके, देखिए अगर हमको पार्टी, मुझे या मेरे ग्रुप में से किसी को भी अगर पार्टी मौका देती है इलेक्शन लड़ने का और आवाम जो है ये उनको लगता है कि ये सही कैंडिडेट है, ये हमारे लिए काम करेगा और हमको जिता के अगर लाती है, जिसको भी, जिसे भी हमारे ग्रुप में जिसे भी टिकट दे और अगर जिता के लेके आती है तो हमने हमारी स्ट्रेटेजी पहले से बना के रखा हुआ है। हमारी स्ट्रेटेजी पूरी क्लियर है। अरे वाह, हम जीतने के बाद जहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काम करना। देखिए काम हम वैसे भी करने वाले हैं। अच्छा, काम हम इलेक्शन लड़े नहीं लड़े, जीते हारे, हम काम तो करने वाले हैं। काम हमने शुरू कर दिया, ठीक है। सबकी स्ट्रेटेजी हमारी अलग अलग है। देखिए लड़ेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने जो मतलब राह बनाते गए तो इंशाल्लाह जीत के आएंगे। नहीं भी लड़ते या कोई भी एक XYZ रीजन भी है तो उसकी भी हमारी स्ट्रेटेजीज अलग है। जीत के आते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी है, उसकी भी हमने बना के रखी है। अच्छा, स्ट्रेटेजी भी मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटेजी क्या है हमारी। तो ये जो स्ट्रेटेजी बनी है ये कोई एक नॉर्मल आदमी ने नहीं बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ, इसके पीछे एक्सपर्ट्स बैठ के, एक्सपर्ट्स ने उसको पूरा मैपिंग किया हुआ है उसकी। क्या बात, कि कैसे उस पर काम करना है, क्योंकि वो जो कोंडवा के जो हालात है वो इतने आसानी से वो सही नहीं होने वाले। जो हालात खराब हो गए हैं, हाँ, वो इंसान वो हो जाएगा, वक्त लगेगा उसको। वक्त तो ठीक है, उसके लिए सही प्लानिंग और सही स्ट्रेटेजी, सही प्लानिंग भी चाहिए, प्लानिंग करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। तो हम एक ऊपर का आपको बताते हैं, ज्यादा भी डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उस पर काफी एक्सपर्ट्स लोग ने बैठ के काम किया हुआ है। तो हमारी स्ट्रेटेजीज जो है, हम टीम्स बनाएंगे, टीम्स को डिवाइड करेंगे। वो एक ही नहीं कि एक आदमी यहाँ भाग रहा है, वो वहां भाग रहा है। जो भी कैंडिडेट हमारा होगा, जो जीत का आएगा, वो कॉर्पोरेशन में जाएगा। इन लोगों की आवाज क्या है वो उनके पास जाएगी और वो वहां पे जाके उसको बुलंद करेंगे, ठीक है। एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा। एरिया को जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से उसको डिवाइड करना पड़ेगा।
डिवाइड करने के बाद वहां पे हमको हमारे लोगों को जो है उनके बीच में छोड़ना पड़ेगा कि उनकी जरूरतें क्या है। ठीक है, जरूरतें तो हमको पता है, रोड, पानी, कचरा, कहाँ पे कहाँ तकलीफ हो रही है। वो एक बंदे का काम नहीं है कि एक बंदा को लाइट का भी फोन आ रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये हम उसको प्रॉपर डिवाइड करेंगे। हमको उनको पहले लाइट, पानी, कचरे और ड्रेनेज से बाहर निकाल के, ठीक है। उसके बाद हमारा काम जो आगे है उसमें हमको जाना है एजुकेशन पे हम बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। एजुकेशन पे हमको वहां पे कोई बड़ा इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज कुछ बड़ा लेके आना है वहां पे कोंडवा के अंदर में, ठीक है, जिससे हमारे आने वाली नस्ल एजुकेट हो, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। उसी तरह से डेवलपमेंट होगा। रोड, पानी, कचरा, आगे मैं बोल रहा हूँ, इट्स अ बेसिक नीड्स। अगर ये किसी को नहीं मिल रही है तो ये उनको समझना है कि उनको उनका हक नहीं मिल रहा है, वो उनको उनके हक से महरूम किया जा रहा है। उसके बाद जो हम आगे जो है हम एजुकेशन हो गया। अभी आप देख लीजिए कि हमारे जो कोंडवा में है, इतना बड़ा इलाका है, स्पोर्ट्समैन नहीं निकल रहे हैं। इतने बड़े इलाके में स्पोर्ट्समैन नहीं, मेरे तो खबर में नहीं है कि कोई इतना बड़ा कोई मतलब कोई नेशनल लेवल उसमें खेल रहे हैं। एक वहां पे नौशाद शेख करके है, महाराष्ट्र रणजी के कैप्टन भी थे और एमपीएल भी खेला हुआ है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ है उन्होंने, इनडायरेक्टली मैं आपको बोलता हूँ। तो ही आल्सो स्टार्टेड हिज करियर फ्रॉम रास्तापेट। ही मूव्ड इन कोंडवा लाइक फ्रॉम लास्ट 5-6 years. Again he is going to Nehru Stadium और अदर ग्राउंड टू प्ले। कुछ भी नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है। मतलब बच्चे, आज मैं गली में घूम रहा था तो वहां पे 4-5 बच्चे आए, बोले चाचू, बोले क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तो बोले हम लोग यहाँ खेलते, बोले खेलने नहीं देते बोले हमको। तो मैं बोला बेटा अभी रोड पे खेलो, गाड़ी टूट जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो बोले हम लोग ग्राउंड ही नहीं, हम कहाँ जाएंगे खेलने के लिए। सही, जब बच्चा खेलेगा नहीं तो उसका माइंड शार्प कहाँ से होगा? पढ़ाई नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? ये तो हो गए हमारे आने वाले जनरेशन को जो हम आगे लेके जाना है उसकी बात हो गई। अब हम आगे हॉस्पिटल पे, मेडिकल पे, तो मेडिकल पे काम करने वाले, जिससे हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग है उनको वो फैसिलिटी मिलना चाहिए। और ये पॉसिबल था, ये कर सकते थे, इन्होंने किया नहीं। आप एक बात बताइए, एक मुस्लिम इलाके, एक एरिया से, एक ही कम्युनिटी का मुस्लिम 3 कॉर्पोरेटर, उन्हीं का एमएलए 6 साल से, स्टेट गवर्नमेंट उनकी, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी, कॉर्पोरेशन में वो इतने ताकतवर कॉर्पोरेटर थे वहां। इसको ताकतवर कॉर्पोरेटर ही बोला जाएगा ना? सवाल ही नहीं है, बिल्कुल। इन्होंने इनकी ताकत का इस्तेमाल नहीं करा। कहाँ बिजी थे इन्होंने? लाए नहीं, कुछ नहीं होता। बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। आए दिन आप देखेंगे तो न्यूज में आता है कि कोंडवा में इतना बड़ा ड्रग्स पकड़ा गया, वहां ये ड्रग्स पकड़ा गया। एक पुलिस चौकी अंदर नहीं है कोंडवा के अंदर, पूरे कोंडवा में है ही। पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है, वो कोंडवा से, मतलब लाइक यू कैन से इन कोंडवा, बट इतनी बड़ी आबादी के अंदर भी तो होना चाहिए। अगर कुछ हादसा हो जाता है तो इतनी ट्रैफिक है, रोड पे काम करना है वहां पे। ट्रैफिक का इतना बड़ा मसला है कि एक डीपी रोड है, जब इलेक्शन आता है तब उसका इनॉग्रेशन होता है। हाँ, तब नारियल फूटते हैं। अभी एमएलए के इलेक्शन के पहले भी फूटा नारियल, थोड़े दिन पहले भी फूटा। बुलडोजर आया, तोड़ा गया, ये करा गया, कानून दाखिल है, ऐसा वैसा तसा किए लोगों ने। अब सुनने में आ रहा है कि वो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की प्लानिंग में रुके हुए हैं कि जब इलेक्शन जो है करीब आएगा तब हम इसको खोलेंगे। तब इस तरह के लोग, अगर इस सोच के लोग वहां पे काम करेंगे तो कैसे होना? अगर आपके पास आज खुल रहा है, आज खोलो। मतलब 3 महीना और इतने दिनों से लोगों को और परेशान करो, परेशान रहे। बस दोपहर के में 2 से 3 घंटा कोंडवा पूरा पैक रहता है। छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे रोड है, वहां से जाने की जगह नहीं होती है। शाम का जो 6 से लेके 9-10 बजे तक है, पैक होता है। आदमी अपने घर से अगर जॉब से, ऑफिस से निकल भी रहा है 6 बजे, तो उसको घर पे पहुंचते पहुंचते 10-11 बजेगा। फिर बेटा सोना है, खाना, सोना, वापस निकलो। दोपहर में थोड़ा सा फ्लो रहता है बस ट्रैफिक का। तो हमने, मेरा यही क्वेश्चन है कि इन लोगों ने काम क्या किया? फिर लाइट का प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, कचरे का प्रॉब्लम, मेडिकल ये नहीं, इंस्टीट्यूट नहीं है क्या? फिर क्या किया? मदरसों का डेवलपमेंट नहीं हुआ, मौलानाओं के लिए कोई स्कीम नहीं लाई गई। कोई एक स्कीम बता दे, कोई गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई या गवर्नमेंट को पुश किया गया या गवर्नमेंट के सामने रखा गया कि भाई हमारे मौलाना और उलमाओं के लिए कुछ किया जाए। इतनी बड़ी तादाद में ये रहते हैं इधर, उनकी भी फैमिली, बच्चे हैं। कहीं कभी मैंने नहीं देखा कोई आवाज उठी हो, विधानसभा हो या लोकसभा हो या कॉर्पोरेशन हो। हम तो कॉर्पोरेशन की बात करेंगे अभी कि कहीं उठाई गई हो या कभी। जब आपके एमएलए है तो आप उनको, आप वहां पे आगे करो ना, कोई बात ही नहीं हुई। बस खुद का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है हमारे काशिफ सैयद साहब, और हम बड़े बड़े जज्बाती अंदाज में और दबंग में, कोई मतलब डरने वाली बात नहीं
के बड़े धड़ल्ले से अपनी बात कह दी इन्होंने। बहरहाल हमारी नेक ख्वाहिशात सर के साथ में, काशिफ सैयद साहब के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मन की बात जनता के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।